जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु स्टूडियो पर। आप सभी कैसे हैं कि आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बहुत बड़े फैसले का ओबीसी आरक्षण पर। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ओबीसी आरक्षण पर एक नया फैसला दिया गया जो कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की एक नई परिभाषा को प्रदर्शित करता है। तो आज के टॉपिक में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ओबीसी आरक्षण का क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर में किस प्रकार से डिफरेंस और कौन सा केस था जिसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट में केस गया और सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर को एक नई तरह से डिफाइन किया है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और चर्चा का विषय बना हुआ है। देखिए, ये हर न्यूज चैनल में तय है कि सिर्फ माता पिता की आय के आधार पर तय नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर माता पिता के जो वेतन है उससे जो हम आरक्षण को तय नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से द प्रिंट लिख रहा है ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति साफ की और क्रीमी लेयर का एक आधार आय नहीं हो सकता, यानी सैलरी नहीं हो सकता। इसके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो है डबल बेंच सुप्रीम कोर्ट के जो है दो जजों के बेंच के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दो जजों जो कौन थे, एक को नाम था पीएस नरसिम्हा और दूसरे लोग का था जस्टिस आर माधवन के बेंच में खंडपीठ में गया था और केंद्र सरकार ने इसको दायर किया था और केंद्र सरकार के जो है इस बात को खारिज कर दिया जो है दो जजों के बेंच ने। और जो दिल्ली, मद्रास और केरल के हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया उसी निर्णय को, फैसले को बरकरार रखते हुए केंद्र सरकार के जो है केस को खारिज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर केंद्र खंडपीठ ने केंद्र सरकार के द्वारा दायर अपीलों को खारिज करते हुए जो है उन कई यूपीएससी, क्या है यूपीएससी अभ्यर्थी को राहत दी और जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बावजूद नियुक्ति से वंचित कर दिया गया था इसके केंद्र सरकार के द्वारा, और क्योंकि उन्हें गलत तरीके से क्रीमी लेयर में उनको शामिल कर दिया गया था, जो कि वो अभ्यर्थी नॉन क्रीमी लेयर के जो है हकदार थे, लेकिन उनको जो है केंद्र सरकार ने उनको क्रीमी लेयर में सम्मिलित कर दिया गया है। तो अगर ओबीसी में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं क्रीमी लेयर, एक होते हैं नॉन क्रीमी लेयर। तो आज को डिफाइन करेंगे कि कौन से अभ्यर्थी या कौन से ओबीसी कास्ट जो है क्रीमी लेयर में जाएंगे और कौन से कास्ट नॉन क्रीमी लेयर में जाएंगे। इसको जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अच्छे से डिफाइन भी किया गया है। ठीक है, तो मामला क्या था, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मामला क्या था, मामला जो है यूपीएससी अभ्यर्थियों की थी। ठीक है, ये विवाद उन अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अपना फॉर्म भरे थे, उस श्रेणी से फॉर्म भरे थे। किससे भरे थे, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से इन्होंने फॉर्म भरे थे अभ्यर्थी। ठीक है, और सत्यापन के दौरान डीओपीटी जो कि इसका कार्मिक एंड प्रशिक्षण विभाग के द्वारा इनके माता पिता की वेतन के आधार पर, यानी कि आय के आधार पर जो है इनको क्रीमी लेयर में सम्मिलित कर दिया। किसमें, क्रीमी लेयर में सम्मिलित कर दिया गया है, क्रीमी लेयर में सम्मिलित, यानी जो अभ्यर्थी थे वो जो है अपना फॉर्म भरे थे नॉन क्रीमी लेयर में भरे थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो है उनको जो है क्रीमी लेयर में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक, और इसको जो है इनमें से कई अभ्यर्थी के माता पिता जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीएसयू के नाम जानते हैं, या बैंकों या अन्य संस्थानों में कर्मचारी थे। ठीक है, और सरकार ने जो है 14 अक्टूबर 2014 का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण करते हुए हवाला देते हुए कहा कि यदि किसी पद की सरकारी पदों से समानता तय नहीं होती है तो उसके आय के आधार पर क्रीमी लेयर को निर्धारित किया जाता है। यानी जो है आरक्षण नियम या कहे 2004 का जो है बेस बनाकर केंद्र सरकार ने इन अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमी लेयर न देकर क्रीमी लेयर के लिस्ट में सम्मिलित कर दिए गए। ठीक है, और इस आधार पर यानी जो केंद्र सरकार ने कहा कि इस आधार पर अभ्यर्थी के माता पिता की आय जो है उन्हें ओबीसी आरक्षण को देने से लाभ से मना कर दिया। ठीक है, और ये अभ्यर्थी जो थे ये जो है हाईकोर्ट, केरल के हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट और मद्रास हाईकोर्ट से जीते हुए थे, और जीत कर जो है सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार गई थी कि इन अभ्यर्थियों को जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया उसको पढ़ दिए, लेकिन जो है
पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर माधवन की बेंच ने जो दिल्ली और मद्रास और केरल हाईकोर्ट के जो फैसले को सही ठहराते हुए इन अभ्यर्थियों को नॉन क्रीमी लेयर की श्रेणी में भेजने की फैसला किया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक समझेंगे कि 1992 में ओबीसी आरक्षण किस प्रकार से लागू हुआ, उसमें किस प्रकार से डिफाइन हुआ कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात हुई है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर संबंधित नियम क्या है? ठीक है, देखिए ओबीसी आरक्षण जो है वर्ष 1992 जो है 1992 सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले को फैसले के बाद जो है ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। इसी फैसले के बाद ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की अवधारणा जो है शुरुआत हुई। तो ओबीसी में जो है क्रीमी लेयर की अवधारणा कब हुई? वर्ष 1992 में जो है ओबीसी की धारा हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि इन अभ्यर्थी उम्मीदवारों को आरक्षण से बाहर करना था जिनके परिवारों के समय के साथ सामाजिक, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक और आर्थिक विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया हो। यानी जो ऐसे अभ्यर्थी जिनको सामाजिक और आर्थिक रूप से जो है ऊपर उड़ गए हो, तो उन अभ्यर्थियों को जो है क्रीमी लेयर में सम्मिलित किया जाए। किसमें? इनको जो है क्रीमी लेयर में सम्मिलित करने की बात हो रही थी। और क्रीमी लेयर में सम्मिलित होने से क्या होता? वो अभ्यर्थी जो है जनरल कैटेगरी की तरह बिहेवियर करेंगे, तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो समझिए जो अभ्यर्थी क्रीमी लेयर में होंगे उनको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, या कि उनको एक जनरल कैटेगरी की तरह व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, और क्रीमी लेयर के मापदंड तय करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जिसको साथ में डीओपीटी, जो कि सितंबर 1993 में एक ऑफिशियल मेमोरेंडम जिसको ओएम के नाम जारी किया। और इस ओएम में ओबीसी उम्मीदवारों को श्रेणियां बताई गई जिसमें ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। यानी वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी के पश्चात जो है 1993 में जो है डिपार्टमेंट ऑफ जो है प्रशिक्षण विभाग के द्वारा 1993 में एक ओएम क्या जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि किस अभ्यर्थियों को ओबीसी आरक्षण नहीं मिलेगा या उनको लाभ नहीं मिलेगा, जिसको क्रीमी लेयर में किसके लिखा जाएगा, इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया? इसमें 1993 के आदेश में कहा क्या व्यवस्था थी? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वर्ष 1993 में जो ओएम, जिसको हिंदी में कार्यालय ज्ञापन में इंदिरा साहनी के फैसले को जारी हुआ था, और स्पष्ट रूप से बताया गया था कि क्रीमी लेयर का निर्धारण मुख्य रूप से माता पिता के पद की स्थिति या सामाजिक स्थिति के अनुसार होगा। तो इसमें क्या था कि सामाजिक स्थिति के आधार पर जो है इनको जो है क्रीमी लेयर दिया जाएगा, या हो जाता है उनका विशेष अधिकार से उड़ गया है तब उनको क्रीमी लेयर में सम्मिलित किया जाएगा। और ये भी कहा गया था, इस आदेश में भी कहा गया कि वेतन और कृषि की आय को संपत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी अगर किसी की सैलरी जो है संपत्ति आय अधिक है तो उनको वेतन के रूप में कवर नहीं होगा, और नहीं जो है कृषि आय। ठीक, ये जो है ये 1993 में ये दिया गया था। और आय का जो प्रशिक्षण जो है केवल उन मामलों में लागू होगा जहां पद के आधार पर सामाजिक और स्थिति जो है तय की जा सकती है। ठीक है, तो जहां पर जो है सामाजिक स्थिति या उन पदों को जो है स्थिति तय नहीं होती तो उस स्थान पर जो है सैलरी के आधार पर किया जाएगा। तो आय का प्रशिक्षण या आय का निर्धारण कब होगा? जब पद को जो है सामाजिक रूप से निर्धारित नहीं किया जाएगा, तब जो है उस स्थान पर सैलरी के अनुसार उनको जो है क्रीमी लेयर या नॉन क्रीमी लेयर में भेजा जाएगा। ठीक, और ध्यान दीजिएगा वर्ष 1993 में जो है यहाँ पर सैलरी यानी आय का बेस नहीं था, और नहीं जो है कृषि आय को जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो है वर्ष 1993 में जो है लाया गया था। और वर्ष 1993 को जो स्पष्टीकरण करने के लिए सन 2004 में जो है एक नया स्पष्टीकरण आया। ठीक है, तो आय संबंधी जो प्रशिक्षण था इसको जो है लाया गया था। और 1993 में देखिए वर्ष 1993 में जो है ओबीसी उम्मीदवारों को माता पिता की सकल आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक निर्धारित की गई थी। कितना? 1 लाख रुपए, जो कि वर्तमान में कितना है? वर्तमान में 8 लाख रुपए है, जो कि वर्ष 2017 के अनुसार वर्तमान में 8 लाख हुई। कि किसी व्यक्ति की अगर आय 8 लाख है तो 8 लाख या 8 लाख से ऊपर है तो उसको क्रीमी लेयर में सम्मिलित किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ है उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, उसको जो है जनरल कैटेगरी की तरह बिहेवियर किया जाएगा। ठीक है, और तो वर्ष 1993 में जो निर्धारित किया गया था उसमें जो है 1 लाख
आय से अधिक जो हो उसको जो है क्रीमी लेयर में जो सम्मिलित माना जाएगा और उसको ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये वर्ष 1993 का बात है। और वर्तमान में बात करेंगे, वर्तमान में जो है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है किया गया। और ये कब था? 2017 के अनुसार 8 लाख हुआ, इसके बीच में कोई संशोधन नहीं हुआ। ठीक है। अब जो है कार्मिक एवं परीक्षण विभाग के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि आय संपत्ति परीक्षण की गणना करने के लिए समय, वेतन और कृषि को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसका? वेतन। समझिए क्या? वेतन और कृषि की आय को इसमें सम्मिलित नहीं किया है। मानिए कोई व्यक्ति है जो सर्विस कर रहा है, इसके साथ साथ कृषि भी कर रहा है, तो उसकी कुल संपत्ति जो है उसकी वेतन और कृषि को काउंट नहीं किया जाएगा। यानी उसकी आय में जो है वेतन और कृषि ज्ञान सम्मिलित नहीं होगा। सम्मिलित क्या होगा? तो सम्मिलित करने के लिए या उसको आय में सम्मिलित करने के लिए जो है निम्न प्रकार से दिया गया है। जैसे मकान की संपत्ति, मान लीजिए उसके पास हाउस है, हाउस से जो रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, तो उसको जो है आय में सम्मिलित किया जाएगा। इसी प्रकार से व्यापार से आय, अगर कोई व्यापार कर रहा है, बड़ा व्यापार है और व्यापार से जो लाभ हो रहा है उसको काउंट किया जाएगा। दूसरा है पूंजीगत लाभ। पूंजीगत लाभ कैपिटल गेन, मान कोई व्यक्ति है जो अपने बैंक में जो है पैसा रखा हुआ है और उस पर जो है उसके जो ब्याज मिल रही है, अगर वो ब्याज मिलकर 1 लाख से ज्यादा होता है, अगर वो कैपिटल गेन होता है तो उसको आय में काउंट किया जाएगा। इसके साथ साथ अन्य स्रोत बताए थे इस गणना के अनुसार। ठीक, ये क्या था? ये वर्ष 1993 के था। अब देखिए 2004 में वर्ष 1993 को स्पष्टीकरण दिया गया था। ठीक, और इसी से जो है विवाद और भ्रम और अधिक फैल गया। 2004 का स्पष्टीकरण से भ्रम और अधिक फैल गया। अक्टूबर 2004 में कार्मिक एवं परीक्षण विभाग ने एक स्पष्ट पत्र जारी किया, क्लियरिफिकेशन स्पष्ट जारी किया, जिसका उद्देश्य था वर्ष 1993 का जो ओएम जो है व्याख्या से जुड़े मुद्दे को स्पष्ट करना, जो 1993 में यहां पर कहा गया था। जो वर्ष 1993 में इसको स्पष्ट करने के लिए अक्टूबर 2004 में एक पत्र फिर से जारी होता है। और इस पत्र में जारी हुए, इस पत्र के पैरा नंबर 9 जो है यही बड़ा मुद्दा है। पैरा नंबर 9 इस मुद्दे को उठाया गया और इसमें कहा गया सर ओबीसी उम्मीदवारों की आय कैसे गिनी जाए, इसके लिए माता पिता के केंद्रीय या राज्य के पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हैं और जिनके पदों की समकक्ष अभी भी स्थापित नहीं हुई, इसको सम्मिलित किया जाए। और इसमें कहा गया था, इस पैरा में कहा, इस संकेत भी दिया गया था कि आय और संपत्ति के परीक्षण में वेतन आय को भी सम्मिलित किया जाए। देखिए वर्ष 1993 में साफ कहा गया था कि वेतन को सम्मिलित नहीं किया जाए। क्या है? वर्ष 1993 में जो कहा गया था कि जो है वेतन और कृषि को सम्मिलित नहीं किया गया, लेकिन 2004 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि वेतन को सम्मिलित किया जाए। और यही जो है भ्रम फैल गया था और इसी भ्रम के साथ जो है केंद्र सरकार ने 2004 को स्पष्ट करते हुए उन यूपीएससी अभ्यर्थियों को जो है नॉन क्रीमी लेयर में शामिल न करके उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया, जिस कार्य से वो जो है अपने सर्विस से बाहर हो गए थे। और वही लोग जो है दिल्ली हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट और केरल हाईकोर्ट के थ्रू जो है ये केस जीते और उनके द्वारा केस जीतने के पश्चात डिमांड किए तो केंद्र सरकार जो है उनको पलटवार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार की ये बातें खारिज हो गई और उनको केंद्र सरकार की बात खारिज होने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया कि इन अभ्यर्थियों को जो है अब इनको नियुक्ति दिया जाए। अगर नियुक्ति नहीं है तो उनको कहीं से पद सृजित कर उनको नियुक्ति देने की कार्य किया जाए। ठीक है, ये है मूल बातें। अब देखिए समझते हैं यहां पर समानता की भी कुछ बातें होती है। देखिए समानता के अधिकार का उल्लंघन भी हुआ है। कैसे हुआ? कोर्ट ने यह भी स्पष्ट पाया है कि सरकार की व्याख्या से सरकारी कर्मचारी और पीएसयू निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के बीच असमानता पैदा हो रही थी। ठीक, और सैलरी का नियम क्या है? सैलरी का नियम है कि ग्रुप सी या ग्रुप डी का कोई सरकारी कर्मचारी की आय अगर 8 लाख से ज्यादा भी है तो भी उसको जो है क्रीमी लेयर में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अगर इसका मतलब साफ है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रुप डी या ग्रुप सी के में सर्विस करता है, अगर उसकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा है फिर भी वो ओबीसी आरक्षण का लाभ लेगा, जिसको नॉन क्रीमी लेयर के कैटेगरी में रखा जाएगा। यहां पर साफ कहा गया है। लेकिन यहां पर साफ किया गया और लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर या जो पीएसयू क्षेत्र के अगर उनकी सैलरी 8 लाख से ज्यादा होता है तो केंद्र सरकार उनको जो है क्रीमी लेयर में डाल देता है। इसी बात को लेकर जो है असमानता का जो है बात बना हुआ था। और इसके साथ जो है अदालत ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14 जो कि समानता का अधिकार
अनुच्छेद 14, 16 का जो है समानता के सिद्धांतों का उल्लंघन साफ साफ कहा गया है। ठीक, इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने समानता को जो है कंपेरिजन करते हुए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश भी दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया या सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों को बरकरार रखते हुए, किनकी हाईकोर्ट के, दिल्ली हाईकोर्ट, केरल और मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए अपीलों को जो है खारिज कर दिया और दिशा निर्देश दिया कि संबंधित अभ्यर्थी जो यूपीएससी के अभ्यर्थी हैं, इनको फैसले को जो है सिद्धांत रूप से दोबारा विचार किया जाए। और अदालत ने यह भी कहा कि आवश्यकता पड़े तो प्रभावित अभ्यर्थियों को समायोजित कर उनको पद अतिरिक्त से इनको भरा जाए और इनको जो है नियुक्ति दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे बातें कही गई है। तो आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ जाएगा कि अब वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के थ्रू ओबीसी के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी में दोनों में क्या डिफरेंस आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि किन अभ्यर्थियों को ओबीसी लेयर का लाभ मिलेगा और किनको नॉन क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।